हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद सिटी मॉडल कॉलेज। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड वर्क एनर्जी पावर के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वर्क की डिफिनेशंस और वर्क के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे जो आपके एक्सरसाइज 2 में दिए हुए हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हुए चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बॉडी ऑफ मास m falls down through a height h, obtain an expression for the work done by the force of gravity। एक बॉल h हाइट नीचे गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ने उसके ऊपर कितना वर्क किया है। तो लेट अस सी विद द एग्जांपल फिगर। सो ये एक बॉल है, सपोज m मास की है, वो a से b h हाइट नीचे की ओर फॉल करती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया वो हमको निकालना है। तो वर्क का मतलब होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क हमारा नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि व्हेन अ बॉल ऑफ मास m फॉल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट a टू b h हाइट वो फॉल करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है और जो फोर्स है ग्रेविटी का वो भी डाउनवर्ड है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स हमेशा ही डाउनवर्ड रहता है। तो ये ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया आपका mg वेट और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो mg इंटू एच mgh। तो ये यहाँ पर ग्रेविटी ने वर्क किया बॉल को ऊपर से नीचे लाने में, और वर्क कैसा है? पॉजिटिव। यहीं पर यदि इसका उल्टा पूछा जाता, सपोज इट वुड हैव बीन आस्क्ड कि आपकी जो बॉल है वो ऊपर की ओर थ्रो की गई है, h हाइट ऊपर की ओर थ्रो की गई है, तो वर्क कितना होगा? तब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होता? तो बॉल को यदि हम नीचे से थ्रो करते और वो b से a हाइट, b से a h हाइट ऊपर जाती, तब ग्रेविटी का वर्क निकालते तो भी यही तरीका होता, यही फॉर्मूला होता, क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तब डिफरेंस ये हो जाता कि फोर्स तो आपका नीचे की ओर ही लगता ग्रेविटी का, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट बॉल का हो रहा है आपके थ्रो करने की वजह से वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और फोर्स ग्रेविटी का नीचे की ओर है, तब ग्रेविटी का वर्क होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एस कॉस थीटा लगाते हैं और थीटा वहां 180 होने की वजह से कॉस 180 -1, यानी W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, यानी माइनस एफ मतलब mg ग्रेविटी फोर्स और h मतलब डिस्प्लेसमेंट। तब आपका वर्क W इज इक्वल टू माइनस mgh होता, यानी नेगेटिव का होता। कब? जब ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, हमेशा लगती है, और बॉल को आपने ऊपर की ओर थ्रो किया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉय ऑफ मास m क्लाइम्स अप द स्टेयर्स ऑफ वर्टिकल हाइट h। एक बॉय h हाइट की जो स्टेयर्स हैं उसको चढ़ता है, m मास है उसका। What is the work done by the boy against the force of gravity? बॉय ने अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना वर्क किया है? What would have been the work done if he uses a lift in climbing the same vertical height? और यदि वही हाइट उसने लिफ्ट के द्वारा तय की होती तब उसने कितना काम किया होता? तो देखिए, वर्क का मतलब हमेशा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई। कितना फोर्स लग रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। यहां वर्क पूछा जा रहा है बॉय का। जब बॉय किसी स्टेयर्स पे चढ़ेगा, जब बॉय किसी स्टेयर्स पे चढ़ेगा तो बॉय का जो वेट है वो तो नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो h ऊपर की ओर कर रहा। तो बॉय को भी ऊपर की ओर उठने के लिए एक फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, यानी बॉय जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की ओर होगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स तो ग्रेविटी लगा रही है, और जो बॉय लगाएगा अपनी फीट के पुश करके वो फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। तो बॉय का फोर्स भी ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, तो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ग्रेविटी के लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो जाएगा, जबकि बॉय के लिए डिस्प्लेसमेंट प्लस h हो जाएगा। तो ग्रेविटी के लिए जो वर्क होगा वो ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया वो तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल है 180, तो एफ एस कॉस 180 या कॉस 180 -1, या दूसरे शब्दों में कहें
कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं, इसलिए होगा माइनस एफ एस। तो एफ एस करेंगे तो एफ नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो माइनस का एम जी एच। ये वर्क किसने किया? ग्रेविटी ने। तो मैन ने कितना किया? मैन ने तो फोर्स ऊपर की ओर लगाया था जिधर डिस्प्लेसमेंट था, तो मैन का वर्क कितना हो गया? मैन या बॉय का वर्क हो गया एम जी एच। एम जी भी ऊपर, वेट जो उतना जो उसने फोर्स लगाया वो भी ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। और आपको ऊपर उठने के लिए फोर्स लगाना कितना होता है? जितना कि ग्रेविटी फोर्स होता है। तो जो फोर्स ग्रेविटी आप पे लगा रही है उतना ही फोर्स आपको लगाना है जिससे कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठ सकें। तो आपने भी फोर्स लगाया, बॉय ने भी लगाया एम जी फोर्स ऊपर की ओर, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ। तो बॉय का वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम जी इंटू एच, एम जी एच पॉजिटिव का। वहीं ग्रेविटी का वर्क हो गया नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि वो लिफ्ट से जाता, तो बॉय यदि लिफ्ट से जाता तो बॉय तो कोई ताकत नहीं लगाता, बॉय तो कोई फोर्स नहीं लगाता, लेकिन जो वर्क होता, वर्क तब भी आपका बॉय का कितना होता? एम जी एच, क्योंकि जो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट की वजह से लगेगा वो ऊपर की ओर लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, तो इसलिए उसके ऊपर तब भी वर्क कितना होता? एम जी एच। वो बात अलग की है कि ये वर्क बॉय ने किया होता बल्कि लिफ्ट ने किया होता। ठीक है, तो वर्क दोनों ही कंडीशन में एम जी एच होगा। पहली कंडीशन में बॉय खुद फोर्स लगा रहा है तो एम जी भी ऊपर, एच भी ऊपर। दूसरी कंडीशन में लिफ्ट फोर्स लगा रही थी, तब भी फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इसलिए ये बॉय का वर्क हो गया और ये ग्रेविटी का वर्क हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है डिफाइन द टर्म एनर्जी एंड स्टेट इट्स यूनिट। एनर्जी बताइए क्या होती है और उसकी यूनिट क्या है। तो हम एनर्जी को क्या कहते हैं? एनर्जी एक्चुअली में क्या है? वर्क इज ए मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि आपने अपनी एनर्जी का यूज किसी काम को करने में किया है, यानी आपके अंदर किसी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर की एनर्जी हो गई। इट मींस एनर्जी इज ए कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू द वर्क। किसी बॉडी की एनर्जी किसी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है उसको कहते हैं। और वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और एनर्जी वर्क की फॉर्म है, इसलिए एनर्जी की यूनिट भी क्या हो गई? जूल हो गई। ठीक है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर। अब एक टर्म है ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां पर यदि आप उसको ले जाएं तो जो आपको वर्क करना पड़ा वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है, ये आपके अभी सिलेबस का नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है ये तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब किसी वी पोटेंशियल में रखा जाता है तो उसकी एनर्जी होती है EV। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एनर्जी को बताता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेजर करता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कहेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल में रखा हो तो उसकी एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एसआई यूनिट में तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट 1 वोल्ट लिया गया और वोल्ट का यूनिट हम लिखते हैं जूल पर कूलम। यदि हम इसको सॉल्व करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1.6 10⁻⁹ कूलम। और 1 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूला। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को मेजर करता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना। 1J, J फॉर जूल। जूल जब लिखेंगे तो जे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन जब एक सिंबल के रूप में लिखेंगे तो जे को कैपिटल लिखेंगे। ऐसे न्यूटन को जब पूरा लिखेंगे तो न्यूटन स्मॉल में लिखेंगे, NEWTON, न्यूटन स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन सिंबल में लिखेंगे सिर्फ तो 1 कैपिटल N लिखेंगे, यानी न्यूटन, N फॉर न्यूटन।
तो जब पूरा लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में, जब एक सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में। लेकिन ये केवल जो आपके साइंटिफिक नाम है उन्हीं के साथ करते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम है उन्हीं के साथ करते हैं। जूल भी साइंटिस्ट का नाम था, आपका कूलाम्स भी साइंटिस्ट का नाम है, और आपका न्यूटन भी साइंटिस्ट का ही नाम है, वाट भी साइंटिस्ट का ही नाम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कूलाम जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये कूलाम सही लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम पूरा कूलाम लिखेंगे तो सी छोटा होगा, यहाँ पर सी आपका छोटा होना चाहिए था। जब जूल पूरा लिखेंगे तो जे छोटा होना चाहिए, जबकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसी जूल को कैपिटल जे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितने कैलोरी होता है ये हमें ध्यान बताना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है या याद करना है कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होती है। यहाँ 6 जूल लिखा हुआ है, आप इसको 4.18 कर लीजिएगा, 8। तो 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल। कभी कभी इन जनरल इसको 4.2 जूल भी राउंड ऑफ करके हम बोलते हैं, 4.18 या इसको 4.2 जूल भी कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर 8 बना दें, 8 4.18 भी कहते हैं, और इसको हम कई बार 4.2 जूल करके भी लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.2 जूल के। ठीक, तो 1 जूल कितना हुआ, तो 1 जूल का मतलब हो गया 4.2 से 1 कैलोरी में डिवाइड करेंगे, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.24 कैलोरी के। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जो है 1 किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर भी जो है आपका एनर्जी का है। अब इसको जूल में लिखें तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 kWh का मतलब है, kW मतलब किलो, k मतलब किलो, W मतलब वाट, H मतलब आवर। तो 1 किलो, किलो का मतलब 1000 होता है, तो किलो का मतलब 1000 हो गया। W का मतलब वाट, वाट पावर की यूनिट है तो वाट लिख दिया। H का मतलब आर, तो 1 आर। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एमकेएस सिस्टम में, जिससे कि हम जूल में लिख सकें इसको। वाट क्या चीज है, पावर, और पावर की यूनिट होती है वाट या जूल पर सेकेंड, यानी इस वाट को आप लिख सकते हो जूल पर सेकेंड। तो 1000 वाट यानी 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 1 आर। तो 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 आर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड। तो इस तरह से जो 1 kWh 1 किलोवाट आवर को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36, ये हो जाएगा 36, यहाँ पर 30 है, इसको 36 कर लेते हैं, 36। तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 10⁵ जूल, क्योंकि ये 3 और ये 2 आपके 10⁵ हो गया। तो 36 इंटू 10⁵ जूल, सेकंड से सेकंड देखिए कैंसिल हो गया तो केवल जूल बचा। तो 1 किलोवाट आवर को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल। अब एक डेसिमल 6 के पहले लिख दें तो 3.6, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ से एक जीरो हमने ले लिया है डेसिमल, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये आपको याद भी रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन द टर्म पावर, जो अभी हम लोगों ने यूज किया पावर, उसको डिफाइन करिए और इसकी यूनिट लिखिए। तो पावर का मतलब क्या होता है कि आप कितनी तेजी से वर्क कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। आप जितनी तेजी से वर्क करेंगे इसका मतलब आप में उतनी ज्यादा पावर है। तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, कितनी जल्दी कितना काम आप करते हैं वो आपका पावर डिसाइड करता है। तो पर यूनिट टाइम में जो आप वर्क कर रहे हैं दैट इज पावर, तो पावर इज W अपॉन टी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पावर को P, वर्क को W और टाइम को T, तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। ये एक रिलेशन हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब हमको फॉर्मूला पता है तो इससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ P क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ P का मतलब हो जाएगा यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यूनिट ऑफ वर्क कितना है, जूल, यूनिट ऑफ टाइम कितना है, सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड, यही अभी हमने पीछे क्वेश्चन में यूज किया था। तो इस तरह से पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, और पावर का मतलब हो गया रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, यानी वर्क पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, इस जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, यानी 1 जूल 1 सेकंड। यदि आप 1 जूल वर्क
1 सेकेंड में करते हैं तो आपकी एनर्जी हो गई 1 वाट, यानी वाट को ही जूल पर सेकेंड कहते हैं या जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। 1 जूल एनर्जी, 1 जूल वर्क आप 1 सेकेंड में करते हैं तो इसका मतलब आपकी पावर है 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। पावर किस बात पे डिपेंड करता है उसको आपको लिखना है और उससे एग्जांपल लिखने। तो पावर का फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने लिखा कि P इज इक्वल टू W/T है। इसी से हम बता सकते हैं कि पावर किस पे डिपेंड करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पावर डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, W और T। ठीक है, यानी आपने वर्क कितना किया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, और कितने टाइम में आपने किया, द टाइम टेकन बाय द सोर्स। तो इन्हीं दो बातों पे, वर्क और टाइम पर ही आपका पावर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल का मतलब ये हो गया, यहाँ तो एग्जाम्पल लिखा, आप इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि कोई वर्क, यदि आप और हम 2 लोग हैं, यदि कोई वर्क कर रहे हैं और दोनों बराबर का वर्क कर रहे हैं, जैसे 5 kg का वेट आप भी उठा रहे हैं और 5 kg का वेट हम भी उठा रहे हैं, आपने जल्दी उठा लिया और हमने देर में उठाया, तो हमारे वर्क करने में टाइम ज़्यादा लगा और आपके वर्क करने में टाइम कम लगा। तो वर्क तो दोनों ने सेम किया, लेकिन टाइम जिसका ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी और जिसका टाइम कम होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप पावर को वर्क और टाइम पर डिपेंड बता सकते हैं। किस तरीके से, एक एग्जाम्पल ये अलग का, वो भी आप अलग से नोट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क और पावर में क्या अंतर है। बाय डेफिनेशन तो अभी हम लोगों ने देखा कि पावर का मतलब है पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो और डेफिनेशन में, और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। वर्क, तो वर्क का मतलब क्या, वर्क इज डन बाय ए फोर्स और इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, यानी वर्क का जो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, या Fs cos थीटा है, जहां थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, जो उसको हम लोगों ने पिछले लास्ट टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पावर क्या है, पावर ऑफ ए सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। वर्क अपने आप में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से किया गया वर्क है, और पावर क्या है, कितनी तेजी से आप पावर वर्क को करते हैं, वो पावर हो गई। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, 2 लोग इक्वल वर्क कर सकते हैं। आपने भी 5 kg का वेट उठाया, हमने भी 5 kg को उठाया, आपने 5 kg का जल्दी से उठा लिया और हमने 5 kg का धीमे धीमे उठाया, दोनों ने ही काम बराबर किया। यानी वर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी देर में कर रहे हैं, वर्क सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट है। टाइम का वहां पर कोई मतलब नहीं है, यानी वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि जो पावर है वो टाइम पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी काम होगा उतना ही उसका ज्यादा पावर होगा, या जितनी जल्दी एनर्जी डिस्पर्स होगी वहां पे उतनी ज्यादा पावर खर्च हो रही। तीसरा डिफरेंस क्या है, यूनिट का। वर्क का यूनिट है जूल, जबकि पावर का यूनिट है जूल पर सेकेंड। वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो एक तरह से ये 3 इनके डिफरेंस हो गए, किसके, वर्क एंड पावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी और पावर, जैसे पीछे क्या था वर्क एंड पावर, अब क्या है एनर्जी एंड पावर, इसको भी देख लेते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, यानी आप में वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी एनर्जी। तो हाँ, एनर्जी और वर्क कई बार आपस में इक्वल ही होते हैं, जो आपके अंदर एनर्जी होती है उतना ही आप वर्क कर पाते हैं, लेकिन यहां पर एनर्जी इज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, जबकि पावर कितनी जल्दी आपने कोई काम किया है, जो कि पीछे पड़ा था। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, वो भी उसी तरह से जैसे वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। आप किसी वेट को कितने धीमे धीमे उठा रहे हैं, इससे डिपेंड नहीं करता कि आपने वर्क कम किया या ज्यादा किया, आपने काम उतना ही किया, भले देर से किया हो या जल्दी किया हुआ, इसलिए एनर्जी भी आपकी उतनी ही खर्च होगी। बस जो जल्दी करेगा उसकी उतनी ही एनर्जी जल्दी खर्च होगी, जो देर से करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही देर से खर्च होगी, लेकिन एनर्जी दोनों की बराबर स्पेंड होगी। यानी ये नहीं हो सकता कि किसी ने जल्दी से कोई काम कर दिया तो एनर्जी उसकी कम खर्च हुई, और किसी ने देर से काम किया तो एनर्जी उसकी ज्यादा खर्च हुई। दोनों की एनर्जी बराबर खर्च होंगी, क्योंकि काम बराबर है इसलिए एनर्जी भी, वर्क बराबर है इसलिए एनर्जी भी बराबर है। जबकि पावर का मतलब होता है कि आपने कितनी जल्दी एनर्जी को स्पेंड किया है, तो ये टाइम पे डिपेंड है। फिर एनर्जी का यूनिट भी वही होता है जो कि पावर वर्क का होता है, तो एनर्जी भी जूल है, जबकि पावर का यूनिट यहाँ पर
वाट है। तो लगभग लगभग वही डिफरेंस है जो वर्क और पावर में है, बस यहाँ पर उसको एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन टर्म ऑफ हॉर्स पावर। हम लोग जितनी भी मोटर्स होती हैं, जितनी मैकेनिकल चीजें हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी पावर को हम लोग हॉर्स की पावर से कंपेयर करते हैं, यानी उसको एक नाम दे दिया, उस यूनिट का नाम हो गया हॉर्स पावर। ये भी पावर ही है, लेकिन इसको हमने कंपेयर किया है हॉर्स पावर से, एक नई यूनिट बनाई हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर क्या होती है? हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल मतलब मोस्टली जो रोटेटिंग बॉडी है, जो मोटर्स वगैरह है, वहां पे हम लोग हॉर्स पावर को यूज करते हैं। और इट इज रिलेटेड टू एसआई यूनिट वाट एज बिलो। कैसे ये आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि है तो पावर ही, बस नाम उसका हॉर्स पावर है, इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग होती है। तो वो क्या है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के, यानी उस पावर की एक यूनिट तो वाट होती है, हमको पता ही है, और इसकी एक दूसरी यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर की इक्वल वैल्यू कितनी है? 746 वाट। ठीक है, यदि आप उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 1 किलो वाट बन जाएगा, तो 0.746 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वाट। ये दोनों ही पावर हैं, बस यूनिट इनकी अलग अलग है। जैसे लेंथ का यूनिट किलोग्राम है और ग्राम भी है, तो ऐसे ही पावर का यूनिट वाट भी है और हॉर्स पावर भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाट एंड वाट आर। इसमें डिफरेंस करना, वाट क्या चीज है और वाट आर क्या चीज है। देखिए, वाट तो पावर की यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर है क्या? वाट। मतलब ये एनर्जी स्पेंड पर सेकेंड है या वर्क डन पर सेकेंड है। तो वाट क्या चीज है? एक तरह से हम यहां पर लिख देते हैं, वाट का मतलब क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक, और ये वाट आर क्या चीज है? वाट का मतलब तो फिर वही हो गया, वर्क अपॉन टाइम, और इनटू आर है, तो आर का मतलब टाइम हो गया। तो देखिए, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? वर्क आ गया। तो इसका मतलब जो वाट है वो तो पावर है। वाट क्या चीज है? पावर, वर्क पर टाइम। लेकिन जो वाट आर है वो क्या चीज है? पावर इंटू टाइम, और टाइम टाइम कट जा रहा है तो क्या बच जा रहा है? वर्क बच जा रहा है। तो यानी वाट आवर वर्क की यूनिट है, यानी एनर्जी की यूनिट है। तो वाट आवर एनर्जी है या वर्क है, जबकि वाट आपका पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया। ठीक है, कि ये आपका पावर इंटू टाइम यानी वर्क है, और ये सिर्फ वर्क, ये सिर्फ पावर या एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन। आप वो क्वांटिटीज लिखिए जो इसमें मेजर की जाती है। किलो वाट आर, देखिए वाट आर अभी लिखा ना हम लोगों ने, वाट आर, ये क्या है? वाट आर, बस किलो, किलो मतलब 1000 वाट है। ये 1 वाट 1 आर है, और ये क्या है? 1000 वाट 1 आर। हम लोग पीछे भी 1 kWh को निकाला है, 1 kWh 1 किलो वाट वाट आर को निकाला था। तो ये 1 kWh क्या है? किलो वाट क्या चीज हो गई? पावर, और h हो गया टाइम। तो पावर इंटू टाइम क्या हो जाता है? पावर इंटू टाइम वर्क होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, और टाइम को उधर ले जाएंगे तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। फॉर्मूला सेम वही है, पावर इज इक्वल टू क्या है? W अपॉन टी, और यहीं से आप W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? पावर इंटू टी। फॉर्मूले दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्या क्या लिखा हुआ नीचे? KW किलो वाट, ये हो गया पावर, और ये हो गया H टाइम। तो पावर इंटू टाइम है, तो पावर इंटू टाइम क्या होता है? वर्क, और वर्क की यूनिट वही होती है जो आपकी एनर्जी की होती है। ठीक है, तो KWH क्या हो गया? एनर्जी हो गया। KW क्या हो गया? किलो वाट, ये वाट है केवल, इसमें टाइम नहीं है। तो किलो वाट, वाट क्या चीज होती है? वाट पावर होती है, तो ये पावर बता रही है। WH क्या है? वाट आर, फिर से पावर इंटू टाइम, तो फिर से क्या बता रही? एनर्जी बता रही है। EV क्या है? EV हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी है किसकी? किसी एक इलेक्ट्रॉन की, जिसको 1 वोल्ट पोटेंशियल में रखा गया। तो इस तरह से ये आपके इसके आंसर्स हो गए। इन सब चीज़ों को आप याद करते जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर भी तैयार हो जाएगा, और चैप्टर की जो भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं हम उन सभी को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, तो चैप्टर भी पूरा आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि हम कुछ और क्वेश्चंस को और फॉर्मूलेज का यूज करना जान जाए। तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है,
ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स, यानी किसी बॉडी पर 10 किलोग्राम फोर्स लग रहा है। केजीएफ का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है। केजीएफ का मतलब क्या है कि यहां पर फोर्स की वैल्यू यदि आपको न्यूटन में निकालनी है तो सिर्फ जी की वैल्यू 9.8 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो ये फोर्स है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहां पर आपका वेट किस में दिया हुआ है, ग्रेविटी फॉर्म में दिया हुआ है, यानी यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में जब आप फोर्स का यूज करते हैं तो हमेशा आप वहां पर न्यूटन में ही फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इस वैल्यू को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप अच्छे से पहचान लीजिए, जहां कहीं भी आपका फोर्स केजीएफ किलोग्राम फोर्स में लिखा हो तो समझ जाइए कि वहां पर हमको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यदि जीएफ में लिखा हुआ है, ग्राम फोर्स में लिखा हुआ है, तो 980 से करना है। इस चीज को भी हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। खैर, तो इतना फोर्स लग रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स एंड नॉर्मल टू द फोर्स। 3 यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए कि ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको साफ साफ लिख दें दोबारा से, W इज इक्वल टू F S कॉस और थीटा। ओहो, कॉस थीटा यहां पर लिख थीटा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। अब इसी से सब चीजें करके आपको W निकालना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। कैसे बनाएंगे, आपका ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई और यही आपकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गई, तो दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो एंगल इनके बीच में कितना हो गया, एंगल इनके बीच में 0 हो गया। तो यहाँ पर cos 0 कर देंगे और cos 0 होता है 1, तो W क्या बन जाएगा, W बन जाएगा FS। तो ये आप इस तरह से दोनों चीजें आप याद रखते हैं। यदि एंगल दिया हो तो FS cos थीटा, तो यदि सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स इंटू S, यदि अपोजिट हो तो फिर माइनस FS, क्योंकि एक F और S में कोई ना कोई एक अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी आधार पे। तो फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे, 10 किलोग्राम फोर्स, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो जी की वैल्यू इसने कहा है 10 रखिए, तो जी की वैल्यू हमने 10 रख दी, तो हमारा फोर्स आ गया 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 0.5 मीटर, उसको लिख लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, तो पहला आंसर हो गया, जो फॉर्मूला है हमारा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस हिसाब से पहला आंसर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका 100 आया है और डिस्प्लेसमेंट आपका 0.5 है, तो इस तरह से आपका वर्क आ गया 50 जूल। तो फर्स्ट केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क आ गया आपका 50 जूल। फिर सेकंड है एट एन एंगल 60 डिग्री, तो जब एंगल दिया होता है तब फॉर्मूला कौन से यूज करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस यहाँ थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो गया, तो कॉस आपको यहाँ फॉर्मूले में गायब दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉर्मूला यही यहाँ पर भी यूज हो रहा है, बस कॉस की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पर लिखा नहीं। अब यहाँ पे थीटा 0 नहीं है, कोई एंगल दिया है तो हमने कॉस थीटा लिखा, और थीटा कितना दिया है 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 0.5, तो वैल्यूज पुट कर दें। f तो 100 ही हो गया और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.5 हो गया, और cos 60 की वैल्यू 0.5 रख दें, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 25 जूल। यानी इस सेकंड केस में जो वर्क हो रहा है कितना हो रहा है 25 जूल हो रहा है। फर्स्ट केस में कितना वर्क हो रहा है 50 जूल हो रहा है। देखिए फोर्स भी उतना ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो रहा है, लेकिन एंगल के अलग अलग हो जाने की वजह से वर्क भी आपका अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका फिर कह रहा है नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने कोई ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ और आप फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, यानी एंगल कितना बन रहा है 90। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं परपेंडिकुलर चीजें एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स का कोई रोल नहीं है। जब इस फोर्स का कोई रोल ही नहीं है तो फिर ये फोर्स वर्क ही नहीं कर सकता।
कोई और फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, वही वर्क कर रहा होगा। इस फोर्स का वर्क यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर चीजें एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो इस तरह से फॉर्मूला भी यूज करें हम लोग एफ एस कॉस 90 और थीटा यहाँ पर कितना लेंगे 90 लेंगे और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 90 और वर्क कितना हो गया, सॉरी वर्क हो गया आपका यहाँ पर 0। कॉस 90 0 है तो वर्क भी आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो सेम फोर्स है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, एंगल्स के अलग अलग हो जाने से आपका वर्क 0 हो जा रहा है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ए बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at height 8 meter in 5 seconds। कोई बॉय स्टेयर्स का यूज करके रूफ पे पहुंचता है जो 8 मीटर हाइट पर है, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। तो हम लोग पहले भी दे चुके हैं, बॉय यदि ऊपर चल रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो वर्क कैसा हो गया नेगेटिव का हो गया, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो ग्रेविटी जो वर्क कर रही है वो नेगेटिव कर रही है क्योंकि उसका फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो जो चीजें दे रखी है पहले लिख दी। बॉय का वेट कितना है 40 kg, वर्टिकली कितना मूव हुए हैं 8 मीटर, टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड। तो पहले हमें निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉय। तो फोर्स ग्रेविटी बॉय पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, बॉय के वेट के बराबर यानी डब्ल्यू के बराबर, या डब्ल्यू का मतलब क्या होता है mg। तो फोर्स का मतलब हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बॉय का 40 है, जी हमें 10 लगाना है दिया हुआ है। तो इस तरह से फोर्स ग्रेविटी कितना लगा रही है 400 न्यूटन लगा रही है। किधर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है। बॉय किधर जा रहा है ऊपर की ओर स्टेयर चल रहा है। तो इस तरह से वर्क कितना हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 400 इंटू 8 3200 जूल हुआ। लेकिन ये जो वर्क होगा ये वर्क होगा बॉय का पॉजिटिव और ग्रेविटी कितना होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द बॉय हो जाएगा, बॉय फोर्स उतना ही लगाएगा जितना ग्रेविटी नीचे लगा रही है, तभी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की ओर जा पाएंगे। तो यहां पर था द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, और ये जबकि हमने क्या निकाला है द फोर्स ऑफ द वर्क डन बाय द बॉय इन क्लाइंबिंग। तो बाय द बॉय में बॉय का भी फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क आपका 3200 होगा। लेकिन ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा -3200। क्यों, क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा -3200 जूल। यहां पर आप जूल और लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ रही है द पावर स्पेंट बाय द बॉय। बॉय ने कितनी पावर स्पेंड करी, तो पावर का मतलब क्या है वर्क अपॉन टाइम। बॉय ने वर्क कितना किया है, बॉय ने वर्क किया है पॉजिटिव का 3200 क्योंकि वो ऊपर जा रहा है और डिस्प्ले और फोर्स भी वो ऊपर लगा रहा है। ग्रेविटी ने वर्क किया है नेगेटिव का क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, ठीक है। तो अब बॉय के पावर की बात करेंगे तो पावर स्पेंट हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क हो गया 3200, बॉय का जूल अपॉन टाइम, तो 3200 जूल पर सेकेंड। ये 5 सेकेंड में आपका दिया हुआ देखिए, और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं वाट कहते हैं। तो इस तरह से जो आपका पावर आ गया 300 जूल पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 640 जूल पर सेकेंड या 640 वाट आ जाएगा। तो जूल पर सेकेंड लिखिए या जूल पर सेकेंड को आप वाट लिख सकते हैं। तो आपका पावर कितनी बॉय ने खर्च करी, बॉय ने वर्क किया और वर्क अपॉन बॉय का टाइम, तो इस तरह से इतनी पावर बॉय ने खर्च करी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्पेंड्स 6.4 किलो जूल 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी ऑफ 6 by 65 4 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइड द फोर्स। तो कह रहा है किसी ब्लॉक पे उसने फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया है, उस ब्लॉक का वेट कितना है 64 मीटर, 64 उसको जो उस ब्लॉक को उसने डिस्प्लेस किया है, तो जो डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस है वो दे रखी है आपकी 64 मीटर, ठीक। और जो एनर्जी खर्च की है वो दे रखी है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लिखा हुआ है उसने। कितने टाइम में 2.5 सेकेंड में। आप पूछ रहा है फोर्स बताओ पावर बताओ, ठीक है अभी बताना। तो चलिए पहले जो चीजें दे रखी हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
वर्क डन बाय मैन 6.4 किलो जूल, क्योंकि जो एनर्जी वो खर्च कर रहा है वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो वर्क में ही खर्च हो रही है, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक दूसरे का ही पार्ट है, एक दूसरे का पार्ट देख रहे हैं, या एक दूसरी चीजें हैं जिनको हम अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक अंदर एनर्जी हमारे अंदर है वो एनर्जी है, और जब हमने उसको स्पेंड कर दिया तो वो वर्क बन गया। तो यही आपने वर्क किया मैन ने कितना 6.4 किलो जूल। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितने मूव की 64 मीटर। ठीक, अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, हम फोर्स निकाल सकते हैं यहां से। अब ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, एफ इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसने दिया हुआ इन द डायरेक्शन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की कोई वहां पर जरूरत ही नहीं है, या थीटा 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो कॉस इसीलिए आपके फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। तो W इज इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से W रख दिया, किलो जूल है ना, तो किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, तो इसीलिए यहां पर 10⁻3 लिख दिया है। 6.4 किलो जूल को हम लोग लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻3 जूल। ये जो किलो है इसको हमने यहाँ पर 10⁻3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किलो का मतलब 10⁻3 होता है। तो ये फोर्स यहाँ हो गया, सॉरी वर्क हो गया, फिर ये फोर्स हो गया, फिर ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसको इधर आप डिवाइड कर देंगे तो फोर्स निकल आएगा। तो इस तरह से फोर्स आपका कितना आ गया, फोर्स आपका 100 न्यूटन आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया फोर्स अप्लाइड यानी 100 न्यूटन। फिर क्या कहा है, पावर स्पेंड। तो पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपको दिया ही हुआ है, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड। अब इसको पुट कर दें तो पावर का मतलब हो गया वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये टाइम हो गया और ये आपका वर्क हो गया, जितनी एनर्जी खर्च की थी वही आपका वर्क था, और इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया 2560 वाट। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, पावर जो बतानी वो हॉर्स पावर में बनानी है, और एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। हमारे कितने वाट आ रहे हैं, 256 वाट आ रहा है। एक हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट, तो एक वाट का मतलब कितने हॉर्स पावर, तो एक वाट का मतलब हो जाएगा 1/746 हॉर्स पावर। हमारे पास कितने वाट है, इतने वाट। तो यदि इसको हम हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें तो 1 वाट की जगह क्या लिख देंगे, 1/746 हॉर्स पावर। तो इस तरह से हमारा वाट जो आंसर वाट में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाट की जगह क्या लिख देंगे, वाट की जगह हम लिख देंगे 1/746 वाट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमने पावर स्पेंड करी है वो कितनी आ गई है, वाट में आ गई तो 2560 वाट, और हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर दिया तो 3.43 हॉर्स पावर। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ए वेट लिफ्टर लिफ्टेड लोड ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो 200 किलोग्राम फोर्स को 2.5 मीटर की हाइट तक 5 सेकेंड में ले जाते हैं। वर्क बताना है और पावर बतानी। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। ये तो मास है, इसमें देखिए किलोग्राम फोर्स है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी की वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट में बदल जाएगा, यानी फोर्स में बदल जाएगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो आपका वर्क आ जाएगा, क्योंकि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वर्क भी यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब वर्क डन को निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए, पहले तो फोर्स निकाला, फोर्स इज इक्वल टू mg हो गया, यानी 2000 न्यूटन हो गया। फिर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 2.5 मीटर है और टाइम कितना है 5 सेकेंड हो गया। फिर वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि थीटा यहाँ 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए जब सेम डायरेक्शन में फोर्स एक अलोंग द सेम लाइन होते हैं तो या तो हम एफ एस लिखते हैं, और अपोजिट होते हैं तो माइनस एफ एस लिख देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल पहला। फिर पावर पूछा है, तो पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क हो गया 5000 जूल, और टाइम कितना आपको दिया हुआ है, टाइम आपका दिया है 5 सेकेंड, तो उसको रख दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आपका पावर आ गया। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन आपके कर लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ए मशीन रेजेज ए लोड ऑफ 750 न्यूटन, यानी ये लोड का मतलब हो गया वेट, मास का जो वेट है, कोई बॉडी उसका जो वेट है उसको उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसका वेट होगा, और वेट कितना है उसका 750 न्यूटन। किस हाइट पे ले जा रहे हैं, 60 मीटर पे, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, तो मशीन जितना वर्क करेगी उतना ही वो एनर्जी स्पेंड करेगी। तो वर्क कितना करती है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स भी मशीन ऊपर ही लगाएगी तो वर्क भी पॉजिटिव होगा, और फॉर्मूला सिंपली W इज इक्वल टू FS लगा देंगे। तो वही W जो FS लगा दिया, F दिया है, S दिया है, तो हमारा आपका वर्क आ गया। इतना वर्क मशीन ने किया, यानी इतनी ही एनर्जी उसने खर्च की। जो हमारे अंदर एनर्जी होती है वही कन्वर्ट होती है वर्क में। तो इस तरह से मशीन ने कितनी एनर्जी खर्च की, इतनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट, मतलब मशीन की पावर कितनी है जब वो 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट का मतलब हो गया कि जितनी उसके अंदर एनर्जी है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर रही है। तो यानी ये जो एनर्जी है ये यही पूरी उसकी वर्क में कन्वर्ट भी हो रही है। इसलिए पावर की मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क कितना किया इतना, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 100% है, यानी इतनी ही उसकी एनर्जी भी है। तो 12,000 जूल उसकी एनर्जी अपॉन टाइम डिवाइड किया तो ये उसकी पावर आ गई। तो इस तरह से हमने पावर और वर्क के फॉर्मूले और कुछ इजी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए। इनको आप करिए, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टर्न पे हम इनके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स या टिपिकल न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।